नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से 10 दिन के बाद नूतन वर्ष 2023 की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सप्ताह पूर्व मैंने 2023 के प्रारंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च का राशिफल अपलोड किया था। बहुत से दर्शकों ने आग्रह किया है कि पूरे वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल का वीडियो भी अपलोड कर दें, तो मैं आपके लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर आया हूं। हालांकि वार्षिक राशिफल का विश्लेषण बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और छोटे से वीडियो में हर बिंदु पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा तो संभव नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास यही किया है कि ग्रहों के गोचर के आधार पर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे धन प्राप्ति और धन का संचय, नौकरी, रोजगार, व्यापार व्यवसाय, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी और वाहन, इन बिंदुओं पर चर्चा की जाए। साथ ही आपको ये भी जानकारी दी जाए कि वर्ष 2023 में कौन सा कालखंड किस कार्य के लिए विशेष शुभ रहेगा और कौन सा कालखंड ऐसा होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। एक ज़रूरी सूचना ये है कि मैंने आप लोगों के आग्रह पर अपना व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा जो नंबर आपको दिया जा रहा है उस पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। वर्ष 2023 में 4 बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा शनिदेव का। शनिदेव 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में दशम भाव में रहेगा। देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में है और देवगुरु 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर राहु का गोचर है और राहु 30 अक्टूबर तक 12वें भाव में रहेंगे और यहाँ पर राहु और गुरु का गुरु चांडाल योग बनेगा और शनि की दृष्टि भी पड़ेगी चांडाल योग पर। तो ये 6 महीने का समय बहुत ही क्रूशियल रहेगा, आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आपके लाभ के भाव में आ जाएंगे। जहाँ तक केतु की बात है, केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आ जाएंगे और आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये ऐसे ग्रह हैं जो लगभग हर महीने राशि परिवर्तन करते रहते हैं। इनके प्रभाव को समझने के लिए तो मैं हर माह मासिक राशिफल का वीडियो अपलोड करता रहता हूं, आपको उससे जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब 2 ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों के बल में वृद्धि होती है, दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं और यहाँ तक कि अगर एक दूसरे के शत्रु भी हुए तो भी शुभ फल देंगे। अब इसी आधार पर हम 2023 की एनालिसिस करेंगे। अब शनि हैं आपके सबसे प्रमुख ग्रह, चूँकि शनि आपके राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं। शनि से त्रिकोण पर जब भी सूर्य, मंगल, बुध या शुक्र आएंगे तो ज़बरदस्त योग मिलेगा, एक्सलेंट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसी आधार पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव के बारे में।
सबसे पहले बात करते हैं आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और वो हैं शनिदेव। शनिदेव पूरे वर्ष दशम भाव में ही गोचर करेंगे 17 जनवरी से और दिसंबर तक, आगे भी 1.5 वर्ष तक रहेंगे। एक तरह से शनि पूरे 2.5 वर्ष तक आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे और आपके लिए शनि का ये गोचर सर्वाधिक लाभप्रद होगा। शनि से त्रिकोण के भाव पर हैं 2nd हाउस और 6th हाउस। आप गिनिए 1 2 3 4 5, पंचम भाव पहला त्रिकोण, 6 7 8 9, नवम भाव दूसरा त्रिकोण। देखिए त्रिकोण के भाव तो होते हैं पंचम और नवम भाव, लेकिन किसी ग्रह के सापेक्ष, यहाँ शनि के सापेक्ष पंचम पर दूसरा भाव आ रहा है और शनि के सापेक्ष नवम पर सप्तम भाव आ रहा है। तो जब भी गोचर में जिस महीने में सूर्य बुध शुक्र या मंगल दूसरे भाव में या छठे भाव में होंगे तो वो शनि से त्रिकोण पर होंगे और उस समय एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे और सर्वाधिक श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा। पहले हम बात करें शुक्र की। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र 13 मार्च से लेकर और शुक्र, ये पहले मंगल की बात कर रहे हैं, मंगल 13 मार्च से और 10 मई तक धन के भाव में रहेंगे, शनि के त्रिकोण पर होंगे। ये मैं बात करना हूँ मार्च की। मंगल 13 मार्च से 10 मई तक आपकी कुंडली में दूसरे भाव धन के भाव में हो रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? धन का भाव क्या होता है? धन का संचय। मंगल क्या है? आपके एनर्जी, ऊर्जा, आपका पराक्रम। शनि क्या है? आपकी परिश्रम करने की क्षमता, लगन, टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन। तो आप शनि और मंगल के त्रिकोण पर होने से प्रचुर मात्रा में धन का संचय करेंगे। धन आएगा कहाँ से? शनि के क्षेत्रों से। आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या फिर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। 13 मार्च से और 10/5 के बीच में देवगुरु का भी गोचर लाभ के ही भाव में रहेगा। 21 अप्रैल को गुरु 12वें में पहुंच जाएंगे, तो आपको विदेश से भी धन का लाभ होगा। इसके बाद आपको मंगल के क्षेत्रों से भी धन का लाभ होगा, जैसे कि आप भूमि संबंधित कोई कार्य करते हैं, प्लाटिंग का कार्य करते हैं, या आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस विभाग, पैरामिलिट्री फोर्सेज, मेडिकल और सर्जरी, या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे क्षेत्र में गेम्स और स्पोर्ट्स से आप जुड़े हुए हैं, तो 13 मार्च से और 10 मई तक मंगल के प्रभाव से धन प्राप्ति का योग बनेगा। शनि के प्रबल मित्र हैं शुक्र। शुक्र का गोचर धन भाव में होगा 2 मई से 30 मई, 2/5 से 30/5 शनि के त्रिकोण पर होंगे और शनि का मित्र हैं। 2 मित्र ग्रह जब एक दूसरे के त्रिकोण पर होते हैं तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आपको देते हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा। दूसरी बात, 2nd हाउस परिवार का होता है,
परिवार में वृद्धि होगी। कैसे होगी? या तो विवाह होगा किसी का, या संतान की प्राप्ति होगी। और शुक्र संतान प्राप्ति के भी कारक होते हैं और विवाह के भी कारक होते हैं। अगर आप महिला हैं तो इस गोचर काल में जब शुक्र शनि से त्रिकोण पर होंगे, आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स या फिर गोल्ड में, शेयर में पैसा खर्च करेंगे, पैसे का निवेश होगा। बुध की बात करें तो बुध का गोचर कुंडली के दूसरे भाव में 24 जून को होगा। 24 जून से लेकर के और 8 जुलाई तक होगा। और बुध से शनि का त्रिकोण का संबंध बनेगा। सेकंड हाउस क्या होता है? वाणी का होता है। बुध क्या होते हैं? वाणी के, बुद्धि के कारक होते हैं। आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, 24 जून से 8 जुलाई तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप बुद्धि और वाणी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकालत में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में हैं, या फिर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, कंप्यूटर से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन या मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में बुध के प्रभाव से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और इसके बाद सूर्य की बात कर लें तो सूर्य 15 जून से लेकर और 17/7 तक, अब आप देखिए, बुध 24/6 को आएंगे, सूर्य 15/6 से आ चुके हैं, तो यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। तो क्या होगा? सूर्य और बुध के बुधादित्य योग बनने से, चूँकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, और बुध जो हैं वो पंचम के स्वामी हैं। पंचम के स्वामी होकर के धन के भाव में बुध का गोचर है, तो छात्रों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। छात्रों को धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा। तो छात्रों को धन की प्राप्ति कैसे होगी? छात्रों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग है, ये सरकारी नौकरी का प्रबल कारक है। और यहाँ पर बुध धन के भाव के भी स्वामी हैं और पंचम के भी स्वामी हैं। संतान की भी प्राप्ति हो सकती है, आपकी संतान को नौकरी मिल सकती है। अब आइए बात करते हैं दूसरे त्रिकोण के बारे में। शनि से दूसरा त्रिकोण है कुंडली का छठा भाव। अब देखिए, छठा भाव तो खराब माना जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि छठा भाव सब कुछ नेगेटिव फल ही देता है। जब कोई ग्रह छठे भाव में बैठता है और शनि से त्रिकोण पर होता है, वो ग्रह आपको नौकरी देने वाला होता है, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है। नौकरी मिलती है, कर्ज उतरता है, शत्रुता दूर होती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर खत्म होते हैं। तो पहले बात करें मंगल की। मंगल 3 अक्टूबर से और 16/11, देखिए ये डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेट्स आप नोट कर लीजिएगा। इन डेट्स में अगर आप एफर्ट करेंगे, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा, सफलता मिलेगी। क्योंकि परिश्रम तो सभी करते हैं, प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन जब ग्रह स्थितियां अनुकूल होती हैं तो उस समय लाभ मिल जाता है। अब मंगल कुंडली के छठे भाव में होंगे और शनि से त्रिकोण पर होंगे नवम भाव पर। तो शनि और मंगल भले ही एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल के बल में वृद्धि होगी और शनि के बल में भी वृद्धि होगी। तो छठे भाव में क्या होगा?
आपको नौकरी मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? मंगल से संबंधित क्षेत्रों में, आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस विभाग में, या फिर आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, फायर रिलेटेड वर्क्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा। हालांकि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपने अपने प्रयासों को गति दिया तो इस गोचर काल में आपको जॉब मिल सकती है। शर्त यह है कि मंगल आपकी कुंडली में मजबूत हो और मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो तो 110% योग बनता है नौकरी का। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है और वो ये कि छठे भाव में जब मंगल आएंगे, भूल करके भी किसी को कर्ज मत दीजिएगा, आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, पैसा आपका फंस जाएगा। मंगल की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी तो विदेश के भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से आपको विदेशों से भी लाभ होगा। विदेश में आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब आपको मिल सकती है। विदेशी व्यापार व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। बात करें शुक्र की, तो शुक्र का गोचर 30 नवंबर को होगा। 30 नवंबर से और 25 दिसंबर तक ये टाइम पीरियड आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो अत्यंत बलवान तो होंगे ही। शनि से त्रिकोण पर हैं, अपने मित्र से त्रिकोण के भाव में हैं, तो शनि 30 नवंबर से 25/12 तक आपके लिए बहुत शुभ फल देकर आएंगे। शनि धन के कारक होते हैं। आपका कोई कर्ज है, कर्ज आपका उतर जाएगा, इतना पैसा मिलेगा कि आपका ऋण समाप्त हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको मिल भी जाएगा। शादी ब्याह, किसी मांगलिक आयोजन या इस तरह के मकान बनवाना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई अच्छा कार्य अगर है आप करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा आपको मिल भी जाएगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होकर के 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। विदेश में सेटल होने का प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में किसी स्टेज प्रोग्राम के लिए, प्रदर्शन के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। हालांकि 12वां भाव खर्चों का होता है और खर्च बढ़ेंगे, लेकिन खर्च क्या होगा? आप घर की सुख सुविधाओं के साधन क्रय करने में खर्च करेंगे। विदेशी व्यापार से भी उन्नति होगी और कला के क्षेत्र में अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको प्रबल लाभ होगा। और जो मैं डेट्स बता रहा हूँ छठे भाव से संबंधित, इन डेट्स में अगर आपके अस्पताल के चक्कर लग रहे थे, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, वह बिल्कुल समाप्त होगा। बात करें बुध की, तो बुध का गोचर 18-10 से 6-11 छठे भाव में, 18-10 से लेकर के और 6-11, और सूर्य का गोचर होगा 18-10 से 17-11, 18-10 से 17-11। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उनके लिए जो छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग छठे भाव में बनना प्रबल कारक बनता है सरकारी नौकरी का। और अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके प्रयासों को बल मिलेगा, सफलता मिलेगी। खास करके अगर आप बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में कार्य के लिए प्रयासरत हैं, या शासन प्रशासन या सरकारी नौकरी के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं जो कि प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी हुई है,
तो आपको सफलता मिलेगी। और बुध और सूर्य का जो योग है, इसकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो आपको विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 21 अप्रैल तक तो लाभ के भाव में हैं, तो हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। अब देवगुरु संतान के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, तो ये सब लाभ आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु की दृष्टि 5म भाव पर पड़ेगी तो संतान की प्राप्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से ये समय अच्छा रहेगा। देवगुरु की दृष्टि 3रे भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे। और देवगुरु की दृष्टि 7म भाव पर पड़ेगी, आपके विवाह के योग बनाएंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे और पार्टनरशिप में व्यापार कराएंगे। ये तो स्थिति हुई 21 अप्रैल तक। अब 21 अप्रैल के बाद क्या होगा कि देवगुरु 12वें भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर राहु हैं। राहु के साथ देवगुरु का चांडाल योग बनेगा। अब ये जो चांडाल योग है, ये से बहुत खराब माना गया है, लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि 12वां भाव तो अपने आप में ही खराब है और खराब भाव में खराब योग बनेगा तो फिर रिजल्ट तो अच्छा ही देगा। 2 नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाते हैं, तो चांडाल योग का आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, बल्कि 12वें भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। क्या होगा? आप विदेश जाना चाहते थे, राहु विदेश के कारक हैं और राहु 12वें भाव में बैठे हैं, अचानक से आपका विदेश जाने का कार्यक्रम बनेगा और आप विदेश चले जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाएंगे। व्यापार व्यवसाय विदेश से करना चाहते थे, उसके योग बनेंगे। खर्चों में कमी आएगी और कोर्ट कचहरी का मामला था वो भी सुलझेगा। लेकिन फिर गुरु चांडाल योग को खराब क्यों कहा जाता है, आप ये समझें। देखिए, राहु क्या है? राहु है ब्रह्म। गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान। तो जब ज्ञान और ब्रह्म, राहु और गुरु एक साथ होते हैं तो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्या करना है, क्या सही है, कौन सी दिशा सही है, ये तय करने में आपको बड़ी मुश्किल होती है। और राहु अक्सर गलत मोड़ दे देते हैं, गलत दिशा में आपको ले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। और क्या होता है कि जब गुरु और राहु का चांडाल योग बनता है, जाने अनजाने आप अपने माता पिता का अपमान कर देते हैं, गुरु का अपमान कर देते हैं, वृद्ध जनों का अपमान कर देते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको बहुत बड़ा नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो ध्यान रखें कि 21 अप्रैल से लेकर के, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप नोट कर लीजिए 21 अप्रैल से और 30 अक्टूबर तक भूल करके भी माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि राहु और गुरु विदेश भाव में 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अगर आपने ऐसा कहीं भूले से कर दिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप उलझ जाएंगे, अस्पताल के चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे, खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो भूल करके ऐसा मत कीजिएगा। जितना हो सके माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, फिर आपको 12वें भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई राहु की। अब बात करते हैं गुरु के साथ सूर्य
बुध, मंगल और शुक्र के जब संबंध बनेंगे, कब बनेंगे ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ। उसका रिजल्ट क्या होगा ये भी बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु और शुक्र के बारे में। देवगुरु धन के कारक हैं, शुक्र भी धन के कारक हैं। देवगुरु संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। शुक्र भी धन के और विवाह के कारक हैं। तो वो समय कब आएगा जब शुक्र और गुरु का संबंध बनेगा। डेट आप नोट कीजिए, 15 फरवरी से लेकर के और 12 मार्च शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा। गुरु और शुक्र की युति बनेगी। शुक्र की भी दृष्टि पंचम पर, गुरु की भी दृष्टि पंचम पर। 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में धन प्राप्ति के योग बनेंगे, विवाह का योग बनेगा, संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। इसके बाद 21 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे और 30/11 से 25/12, 30/12 से 25/12, 30 नवंबर, 30 नवंबर से 25 दिसंबर, 26 दिनों तक शुक्र का गोचर तुला राशि में अपनी ही राशि में होगा और गुरु की दृष्टि शुक्र पर, शुक्र की दृष्टि गुरु पर। यहाँ पर विदेश से व्यापार के संबंधों में वृद्धि होगी, आपके विवाह का योग बनेगा, धन की प्राप्ति होगी, खास करके धन आपको विदेशों से मिलेगा और आपका विवाह भी हो सकता है और आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है जब गुरु और शुक्र का संबंध बनता है। इसके बाद सूर्य की बात करें। सूर्य 15/3 से, डेट नोट कीजिए, 15/3 से और 14/4 सूर्य का गोचर लाभ के भाव में होगा। गुरु के साथ सूर्य की युति बनेगी। यहाँ पर गुरु और सूर्य क्या होते हैं? सूर्य राजा हैं, गुरु महामंत्री हैं, आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे, साथ ही साथ आपको राजाओं के समकक्ष सुख भी प्रदान करेंगे। कैसे? आपकी सरकारी नौकरी की बहुत दिनों से इच्छा थी, शासन प्रशासन में आप जाना चाहते थे, IAS IPS में सेलेक्ट होना चाहते थे, तो ये 15/3 से 14/4 का जो समय है ये अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और अगर आपके मन में पुत्र संतान की प्राप्ति थी तो 13/3 से 14/4 का समय इसके लिए अत्यंत शुभ है। सूर्य गुरु दोनों की दृष्टि पंचम पड़ेगी तो आपको पुत्र संतान की भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा शिक्षा और प्रतियोगिता की दृष्टि से भी सूर्य और गुरु की युति अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी। 15/3 के बाद सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा 18 अक्टूबर से लेकर के और 17/11 तक। इस गोचर काल में सूर्य होंगे 6ठे भाव में और गुरु होंगे 12वें भाव में। सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ विदेश में जाकर के, विदेशी सेवा में जाकर के नौकरी करने का भी अत्यंत श्रेष्ठ योग बनेगा। बात करें मंगल की, तो मंगल का गोचर मीन राशि में तो नहीं होगा, लेकिन मंगल का गोचर तुला राशि में होगा 3 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक। मंगल का गोचर 6ठे भाव में होगा और देवगुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। विदेश से इतना धन प्राप्त होगा कि कोई कर्ज अगर आपका है तो इस गोचर काल में उतर जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल जब तुला राशि में गोचर करेंगे 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, भूल करके भी आप किसी को कर्ज मत दीजिएगा, पैसा डूब जाएगा। शत्रुओं से, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं आप जा सकेंगे। अगर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा, आप विदेश भी जा सकते हैं। बात करें बुध की,
तो बुध का गोचर मीन राशि में होगा 15/2 से 12/3 के बीच। 15 फरवरी से और 12 मार्च के बीच बुध का मीन राशि में गोचर होगा और गुरु और बुध की युति बनेगी। यहाँ पर आपको व्यापार के क्षेत्र से धन की प्राप्ति कराएंगे गुरु और बुध। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से पैसा मिलेगा। यहाँ पर बुध 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में महाधनी योग भी बनाएंगे। धन के भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठेंगे। ऐसे में आपको शेयर मार्केट से पैसा मिल सकता है। व्यापार से बहुत अच्छा आपको धन प्राप्त होगा। बुध संतान और शिक्षा के स्वामी हैं भाव, और बुध स्वयं में बुद्धि, विवेक, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी लर्निंग पावर, आपकी लिखने की, बोलने की, समझने की क्षमता, इसके पावर हैं। बुध आईटी सेक्टर के पावर कारक हैं। तो 15 फरवरी से 12/3 का जो समय रहेगा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी अच्छा रहेगा। ख़ास करके अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके बाद बुध का गोचर तुला राशि में होगा 30 नवंबर को, और 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक बुध गोचर करेंगे छठे भाव में, और गुरु और बुध का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। बुध पंचम के स्वामी होकर छठे में गोचर करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के भाव के स्वामी होकर के नौकरी के भाव में गोचर करेंगे। तो ये समय सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। ख़ास करके विदेश सेवा में, किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब भी मिल सकती है। ये तो हुई बात शुक्र की, बात हो गई शनि की, बात हो गई गुरु की, बात हो गई राहु की। अब बात कर लेते हैं केतु के बारे में, जो कि पंचम भाव में बैठे हैं। केतु का गोचर 30 अक्टूबर तक छठे भाव में है और केवल 2 महीने के लिए पंचम में गोचर करेंगे। सर्वाधिक प्रभाव छठे भाव का होगा। केतु के प्रभाव को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि केतु किस ग्रह की राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए यहाँ 7 लिखा है। 7 का मतलब तुला राशि। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। और केतु क्या है? ऊंचाई, बुलंदी, आकस्मिकता। शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख। तो केतु के प्रभाव से आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, खास करके ननिहाल पक्ष से। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और अपना जीवन अत्यंत सुखमय व्यतीत करेंगे केतु के प्रभाव से। और केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ होगा। केतु के प्रभाव से विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेश से आपके संबंध मजबूत होंगे, विदेश उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, विदेश संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा। अब ये तो रही वार्षिक राशिफल की बात। आप डेट्स जो मैंने बताई हैं उसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आप उन डेट्स के अकॉर्डिंग एफर्ट्स करेंगे आपको सफलता निश्चित मिलेगी। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि कुंडली में आपके ग्रहों का अंश बल कितना है। अब अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड कीजिएगा और देखिएगा ग्रहों का अंश बल अगर 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है तब तो ग्रह मजबूत हैं, अगर इससे कम में है तो ग्रहों का उपाय कीजिएगा। साथ ही आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो उसका भी उपाय कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में
ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः, इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने
भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।